नमस्कार। आज हम एक बहुत ही विशाल यात्रा पे निकल रहे हैं। ये यात्रा है भारत के हजारों साल के इतिहास की। सोचिए, मिथकों की गहराइयों से लेकर आज के मॉडर्न इंडिया तक। तो सवाल ये उठता है कि भाई 5000 साल की कहानी सिर्फ 5 मिनट में ये कैसे मुमकिन है। इसका जवाब है एक धागे को पकड़कर आगे बढ़ना। एक ऐसा आइडिया जो इस पूरी सिविलाइजेशन के आप कह सकते हैं ताने बाने में बुना हुआ है। और वो धागा है धर्म। देखिए, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक बहुत गहरी सोच है जिसमें कॉस्मिक ऑर्डर, हमारी ड्यूटी और मॉरल लॉ सब कुछ शामिल है। हम इसी नजरिए से देखेंगे कि कैसे धर्म की इस सोच ने भारत की कहानी को एक शक्ल दी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी ना किसी राजा या किसी तारीख से शुरू नहीं होती, बल्कि उन बुनियादी आइडियाज से शुरू होती है जिन्होंने इस सभ्यता की नींव रखी। भगवद गीता का ये श्लोक एक तरह से भारत की सोच का सार है। इसका मतलब सीधा सा है कि जब जब धर्म यानी सही रास्ता कमजोर पड़ता है तो उसे फिर से स्थापित करने के लिए एक डिवाइन पावर जन्म लेती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये दुनिया को देखने का एक नजरिया है। और यहीं पर चीजें बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। देखिए, वेस्टर्न सोच में हिस्ट्री एक सीधी लाइन है, एक के बाद एक घटना। लेकिन भारतीय सोच में समय एक पहिया है, एक साइकिल। ये 4 युगों के एक बहुत बड़े चक्र में घूमता है। सतयुग, जो एक गोल्डन एज था, से लेकर आज के कलयुग तक, जहां मॉरल वैल्यूज सबसे कम है। और फिर ये साइकिल दोबारा शुरू हो जाता है। ये सोचना सब कुछ बदल देती है। तो ये तो हुई फिलॉसफी की बात, लेकिन सवाल ये है कि इन बड़े बड़े आइडियाज को असल जिंदगी में जमीन पर कैसे उतारा गया। चलिए देखते हैं कि कैसे धर्म ने भारत के पहले महान साम्राज्यों में राजकाज का मतलब पॉलिटिक्स का रूप लिया। तो अब आते हैं असली इतिहास पर। ये जो 2 साम्राज्य थे, मौर्य और गुप्त, ये सिर्फ डायनेस्टीज नहीं थी, ये बहुत बड़े एक्सपेरिमेंट थे जिन्होंने आइडिया ऑफ इंडिया को गढ़ा। एक ने मोरालिटी के जरिए और दूसरे ने गोल्डन एज बनाकर। सम्राट अशोक की कहानी तो एक टर्निंग पॉइंट है। कलिंग की वो भयानक लड़ाई सोचिए, जिसमें 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। उस जंग ने अशोक को अंदर से पूरी तरह बदल कर रख दिया। उस जंग के बाद अशोक ने अपनी नई फिलॉसफी को पूरे साम्राज्य में पत्थर के बड़े बड़े पिलर्स पर लिखवाया। ये एक बिल्कुल नया, एक रेवोल्यूशनरी मॉडल था धर्म पर आधारित सरकार का, जिसमें नॉन वायलेंस और करुणा सबसे ऊपर थे। चलिए अब समय में थोड़ा आगे चलते हैं। मौर्यों के लगभग 500 साल बाद आता है गुप्त साम्राज्य, और इसे भारत का गोल्डन एज कहा जाता है। एक ऐसा दौर था ये जब इनोवेशन और कल्चर अपने पीक पर थे। और इस गोल्डन एज ने दुनिया को सबसे बड़ा, सबसे रेवोल्यूशनरी तोहफा क्या दिया? ये जीरो, शून्य का कॉन्सेप्ट और डेसिमल सिस्टम। इसने मैथ्स और साइंस को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और बात सिर्फ जीरो की नहीं थी। एक तरफ आर्यभट्ट जैसे एस्ट्रोनॉमर्स थे, तो दूसरी तरफ कालिदास जैसे महान लेखक, अजंता की गुफाओं की वो शानदार पेंटिंग्स। मतलब ये एक तरह से जीनियस का विस्फोट था। अब कहानी और आगे बढ़ती है और हम आते हैं मिडीवल पीरियड में। ये वो दौर था जब एक बिल्कुल अनोखा, एक नया इंडो इस्लामिक कल्चर बना। ये संस्कृतियों के मिलने और एक नई शक्ल लेने का समय था। और इस कल्चरल फ्यूजन के सेंटर में थे सम्राट अकबर। उन्होंने जानबूझकर अलग अलग कल्चर्स को मिलाया। उन्होंने जजिया जैसा टैक्स हटा दिया जो नॉन मुस्लिम्स पर लगता था। और तो और वो सभी धर्मों के विद्वानों के साथ बैठकर डिबेट करते थे। ये उस जमाने में प्लूरलिज्म का एक नया स्टैंडर्ड। और अब कहानी में एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, कॉलोनियल एरा यानी अंग्रेजों का दौर। लेकिन इसे सिर्फ गुलामी के दौर की तरह नहीं देखा जा सकता, बल्कि ये वो चिंगारी भी थी जिसने मॉडर्न नेशनलिज्म को जन्म दिया। ये ग्राफ ना अपने आप में एक पूरी कहानी है। 1700 में दुनिया की जीडीपी में भारत का हिस्सा लगभग 23% था, मतलब दुनिया की 1/4 इकॉनमी। और 200 साल की ब्रिटिश हुकूमत के बाद 1950 में ये सिर्फ 4% रह गया। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, ये भारत की इंडस्ट्रीज को जानबूझकर खत्म करने का नतीजा था। लेकिन इसी मुश्किल दौर से एक नया, एक बहुत ताकतवर आइडिया निकला, महात्मा गांधी का सत्याग्रह यानी सत्य की शक्ति। यही आइडिया हमारी आज़ादी की लड़ाई का दिल और दिमाग बना, जिसने दुनिया को दिखाया कि बिना हथियार उठाए भी जंग जीती जा सकती है। और इसी संघर्ष से जन्म हुआ मॉडर्न इंडिया का, एक ऐसा देश जिसने अपनी जीत
और त्रासदियों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के रूप में अपनी पहचान बनाई। 1947 का वो पल एक दो-धारी तलवार जैसा था। एक तरफ तो 200 साल की गुलामी से आज़ादी की ज़बरदस्त खुशी थी, तो दूसरी तरफ बंटवारे का वो भयानक दर्द था, जिसमें लाखों लोग मारे गए और 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। आज़ादी के बाद एक मॉडर्न नेशन बनाने का लंबा सफ़र शुरू हुआ। पहले ग्रीन रेवोल्यूशन से देश खाने के मामले में आत्मनिर्भर बना। फिर 1991 में इकोनॉमी को खोला गया, जिससे ज़बरदस्त ग्रोथ हुई। और आज भारत एक ग्लोबल टेक सुपर पावर है। आज भारत की इकोनॉमी 3.7 ट्रिलियन डॉलर की है, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी, और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा करीब 55% सर्विसेज सेक्टर का है। वाकई एक बहुत लंबा सफ़र तय किया है। और ये सब होता है दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में, जहां 140 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते हैं, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भी बनाता है। तो 5000 साल पुरानी एक सभ्यता से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी तक का सफर, यह है भारत की कहानी, जो हमेशा की तरह आज भी लिखी जा रही है। अब सवाल यह है कि इसका अगला चैप्टर क्या होगा।